हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे और जितने साथी लाइव हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा। भाई साहब, कॉपी पेन नहीं लिया है फटाफट से उठा लो, क्योंकि जो सवाल होंगे, देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, वो हो सकता है आप कॉपी पेन क्या ऐसे ही देख के बता दो, बट वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो आप कॉपी पेन के साथ भी नहीं बना पाओगे, तो उसको नोट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये तो पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है, आगे कोई ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस एसआई इन सब का पेपर देने वाले हो, आप एक बात समझ लीजिए, बिना प्रैक्टिस के बिना टॉपिक वाइज पढ़े अगर आप सोचते हैं आप पेपर निकाल सकते हैं, तो ये आपकी सिर्फ एक गलत फहमी है। या तो ऐसे बता रहा हूं मान लो, वरना एक बार पेपर दोगे फिर फेल होगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। पीडीएफ डल जाएगा अभी भाई, जो भी पीडीएफ है अभी इस क्लास के बाद, मतलब मुझे लगता है पिछले 2 क्लास की नहीं डली होगी ना, तो वो सब डल जाएंगी एक साथ। ठीक है, गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 7,150 रुपए है। यदि इसे 20% और 30% के दो क्रमिक छूट पर बेचा जाए। अब पता, कई लोगों के मन में ऐसा आ सकता है कि सर ऐसे तो मैंने बहुत सवाल बनाए हैं। भाई आपने बहुत बनाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और मैं बार बार बताता हूं भाई, एग्जामिनर का ये मोटिव नहीं होता है कि ऐसे सवाल दे दो कि आप उसे बना ही ना पाओ। ये क्या है भाई, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी जो टेस्ट लिया जाता है, ये मतलब छांटने का तरीका है बच्चों को। और जैसे इतने ज्यादा लोग जो है एक फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ को चुनना है, उसका एक तरीका है। तो सवाल ऐसे आप 5 साल पहले भी देखो, मतलब अगर पेपर उठाकर देखोगे तो आए थे, इस साल भी आए हैं, अभी जो पेपर होगा उसमें भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे। खैर आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। तो 7,150 है, डिस्काउंट बोला गया 20% और 30%। तो 20% डिस्काउंट का मतलब 80% कीमत बचेगी, यानी कि 4/5 भाग। और 30%, तो 30% की कमी करोगे, यानी कि 7/10 भाग हो गया। तो जीरो से ये जीरो चला गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 143 यानी कि 143 आ गया। गुणा भाग करा लो, ठीक है, गुणा भाग करा लीजिए। 7 चौके 28, 3 24, क्योंकि इकाई अंक यहां पे आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा होगा। तो 4004 यानी कि 4004 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको ये दिखाई पड़ता है कि ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है, अब देखो यहां पे हो सकता है आपको बाद में दिख रहा है, बट ऐसा थोड़ा ना, कोई अंकित मूल्य आएगा तो पहले हम उसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही चेक कराएंगे। ठीक है, बाकी पेपर देने जाओगे वहां पे पता चल जाएगा कि कितना तेज आपको दिखता है। ठीक है, ये जितने ये मतलब एक तो होता है, देखो मैं बताता हूं कहां यूज करना। क्लास में लोग बहुत ज्यादा एडवांस बन जाते हैं, वो एक्चुअल में पेपर में उतना एडवांस होते नहीं है। यहां पे बहुत ज्यादा वो, मतलब जैसे होता नहीं, सॉल्व करा दिया गया, सब कुछ हो गया, फिर वो बताएंगे ऐसे मैं कर देता। भाई पेपर देने जाओगे, ठीक है, फिर आप बताना कितने प्रश्न आपने सही किए। मैं क्या बता रहा हूं भाई, नॉर्मल ही सवाल आते हैं, लोग यहाँ पे मतलब हीरो, वहां पे जीरो बन के वापस आ जाते हैं मुंह लटका के। ठीक है, तो किसी का आपको कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, अपना सवाल बनाना है। ठीक है, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो उसको आप देखिए कहां कमी रह गई है, और हर एक प्रश्न ट्राई करना है। ठीक है, चाहे वो आपको देखने में आसान ही क्यों ना लग रहा हो, आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 21 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 51 किलो है। यदि प्रबंधक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब यहां पे जो प्रबंधक महोदय है, यानी कि जो मैनेजर है, अगर इनकी उम्र भी जो पहले एवरेज था 51 केजी 51 ही होता, क्या औसत में कोई वृद्धि होती?
भाई किसी ग्रुप का कुछ एवरेज है, औसत के समान संख्या आप जोड़ दो, औसत नहीं बदलेगा। औसत के समान संख्या आप बाहर कर दीजिए, औसत नहीं बदलेगा। ठीक है, तो औसत चेंज नहीं होता, लेकिन हो गया है 1 केजी से बढ़ गया है। कितने लोगों का? 21 खिलाड़ी हैं और एक मैनेजर महोदय हो गए, यानी कि 22 लोगों का। तो 51 में आप 22 जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 73, यानी कि 73 केजी हो जाएगा। 73 किलो क्या होगा? हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। 5,450 रुपए की राशि कितने वर्ष में 8,175 रुपए हो जाएगी? यदि राशि 15%, राशि का मतलब क्या है? जो हमारा मूलधन है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर में निवेशित होती है। दर पर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है, अमाउंट बताया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है यहां पर टाइम क्या होगा। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे यहां पे? टाइम क्या आएगा, समय क्या होगा? कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। तो देखो, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज का प्रश्न है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है साधारण ब्याज का? PRT/100। वहां पे समय आता है, समय हमसे पूछा गया, मतलब ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे? 8,175 हो गया है, ठीक है, और मूलधन हमारा था 5,450। इसमें से आप घटा देंगे, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे आपका ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2,725 हो गया हमारा इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात करी जाए, मूलधन की बात करी जाए तो 5450 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15, समय हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। इसका ये 2 गुना आपको दिखाई पड़ गया, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका चला जाएगा 50 बार। तो समय कितना आ जाएगा? 50/15। आप थोड़ा सा भाग भी लगा सकते हो 5 का, तो 10/3 आ जाएगा, और 10/3 यानी कि हमारा 3.3333 इस तरह से आता जाएगा। मतलब 3.3333 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 45 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 36 दिन में पूरा कर लिया। अकेले बी को इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगता? बताइए कितने दिनों का समय लगता? कैलकुलेट करके बताएं। अब जो ये डाटा फ्रैक्शन में दिया गया ना, इतना भाग काम, यही परसेंटेज में भी दिया जा सकता, प्रतिशत में बोल देगा कि 40%, 16/2/3%, 37.5% काम इतने दिन में होता है। तो आप उसको भी फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि उसका भिन्नात्मक मान लिखेंगे, फिर हम कंपेयर कराते हैं। मतलब देखो, आपका मेन टारगेट ये है ना कि अगर ए इतना भाग इतने दिन में करता है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्या पता करना कि ए हमारा जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है,
तो 5/7 भाग बताएगा, मतलब 5/7 की वैल्यू जो है वो 45 है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी भाई, मतलब 5 से डिवाइड किया 9, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 7, यानी कि ये हमारा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, और बी की मदद से 36 दिन में। अब बात समझना, ए 63 दिन में और बी हमारा जो है वो 36 दिन में करता है। बी का पूछा जा रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे भाई, दोनों का करा लेते हैं गुणा, 63 इंटू का 36 और बटे में आ जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, इधर से आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 27। 9 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 9 से चला जाएगा 7 बार, 3 से डिवाइड करोगे ये आपका 12 बार, तो 12 गुणे 7 84, यानी कि आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना पड़ा। और ये हमने आपको बता रखा है, अगर टाइम एंड वर्क में 2 की बात करी जा रही तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए ए का अलग से बी का अलग से दिया गया, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, दोनों का गुणा बटे में उनका जोड़। और अगर किसी का देके और दोनों का देके पूछा जाए तो ऊपर गुणा और हर में आप क्या करते हो, उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर लेते हो आप। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। हाँ, एलसीएम अगर आप लेते तब भी आपका आंसर आता, नो डाउट, तो वहां पे आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना पड़ता, बट इसमें हम टोटल वर्क कैलकुलेट करने से बच गए। 2313, 3084 और 3341 का HCF x है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, x के अंकों का जोड़ पूछ लिया गया, तो HCF तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो आप ऑप्शन से तो कर नहीं पाओगे। अब अगर हम ऑप्शन से कर नहीं पाएंगे और डाटा बड़ा बड़ा दिया गया, आप देखो इस बात को समझो, वरना लोग क्या करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि सर कब हम लोग वो अंतर वाला मेथड लगाएं और कब हम भाग विधि से HCF कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अगर आप सवाल सही और अपना समय बचाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंतर वाले से नहीं आएगा, हो सकता है हम चेक करा लें, बट उसमें भाग भाग लगाना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि आप भाग विधि ही लगा लो। और भाग विधि में भी हम लोग क्या करते हैं, जहां पे गैप कम है वहीं से सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनका HCF कैलकुलेट करना है, तो 3084 से हमने भाग लगाया किस में, 3341 में, यानी कि 3341, ये जाएगा एक बार तो 3084 आ जाएगा, यहां पे आपका आ गया 7 और यहां पे आ गया 5 और यहां पे आ गया 2, तो 257 से आपको 3084 में भाग लगाना, ये गया एक बार, 257 आ गया, यहां पे आ गया आपका एक, यहां पे आ गया 5, ये चला गया दो बार। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 514 ही आएगा, चलो लिख देता हूं, वरना कई लोगों को भूकंप का झटका लग सकता है। तो 257 ये आ गया। अब हमें क्या करना भैया, 257 से जो अगला डाटा बच गया है उसको हम लोग भाग लगा के देख रहे हैं कि डिवाइड है कि नहीं, क्या एलसीएम एचसीएफ हमारा कुछ चेंज होने वाला है। 9 गुना 9 सतह 63, 45 और 6 1, मतलब 5 बच गया, 18 5 23, यानी कि चला गया भाग। तो एचसीएफ हमारा आ गया 257, यानी कि एचसीएफ को ये एक्स से दिखा रहे हैं, तो 257 आ गया, तो इसके अंकों का जोड़ कितना होगा बताइए। तो आपका आंसर जो होगा वो 14 होगा, पूरा प्रॉपर मेथड से ही जाना पड़ेगा।
ठीक है, पूरा प्रॉपर आपको मेथड से ही जाना पड़ेगा अगर इस तरह का सवाल आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब अंकों का जोड़ क्या होगा। और यहीं पे नहीं, अगर कहीं पे भी जैसे मान लीजिए एलसीएम का सवाल या फिर कोई और भी प्रश्न है, अगर हमसे अंकों का जोड़ पूछा जा रहा तो हमें फिर वहां पे क्या करना होता है, आपको पूरा प्रश्न बनाना होगा, क्योंकि वो ऑप्शन से आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देकर 16,380 में बेचता है। यदि उसने कोई डिस्काउंट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है भैया, वस्तु का क्रय मूल्य आपको कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। 16% का डिस्काउंट देके 16,380 में बेचता है। अगर उसने कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, इसमें एक बात आप ये बताइए, जैसे अगर हम लोग ये ध्यान दें भाई, क्रय मूल्य को 30% बढ़ाया गया होगा, आप बात समझना, वही मार्क प्राइस बन रहा है। अगर आप मार्क प्राइस पे सेल कर देते तो आपको 30% का प्रॉफिट होता। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मार्क प्राइस पे 16% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वस्तु इतने में बिक रही है। ठीक है, तो आप ये बात देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि 30% बढ़ाकर 16% की कमी कर दी गई। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं भाई, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है पहले तो 30% बढ़ाया गया, यानी कि 13/10 गुना हुआ। ठीक है, फिर उस पर 16% की कमी करी गई, यानी कि 16% का डिस्काउंट दिया गया। तो 16% डिस्काउंट मतलब 84/100 हो जाएगा। और यह बराबर किसके दिया गया है, 16,380 के। कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन करिए। 13 से आप डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा आपका एक बार, 33 हो गया, तो 13 दूनी 26, बच गया 7, 13 छह 78 हो गया, ये आपका आ गया यहाँ पे 0। और 21 से ये चला जाएगा आपका 4 बार, 21 से चला जाएगा ये 6 बार, और आपका 4 से चला जाएगा ये 25 बार। 25 गुणे 6 150, मतलब यहाँ पे देखो ये 60 आया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 150। और उसके बाद आपका एक सेकंड, ये 25 आ गया, और 25 गुणे 6 150, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15,000, यानी कि 15,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 15,000 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लास में लेट हैं तो गुड इवनिंग वगैरह फिर मतलब क्या ही मतलब रह जाता है, बट ठीक है, गुड इवनिंग। भाई क्लास में लेट हो, मैं क्या कहता हूं, आप ऐसे आंसर देने लग जाओ मुझे पता ही ना चले कि आप लेट में आए हो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, बताइए।
देखो पता, अब उसके बाद में ये मत कहना कि सर पेपर में मतलब पता नहीं क्या हो जाता। कितनी बार समचतुर्भुज पढ़ा रखा है, एक तरफ से 10 आंसर बता रहे हो, फिर अभी गधा कह दूंगा फिर कहोगे अरे सर ये कह दिया। भाई ये बताओ तुम किस मतलब कहां से ये 10 आ गया। सीधा पहली बात तो आपको एक फॉर्मूला बता रखा कि अगर आप गड़बड़ कर जाते हो, बार बार आप डायरेक्ट सवाल बनाने में गड़बड़ कर देते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाया करो, 4 गुणे भुजा का वर्ग। कम से कम सवाल गलत नहीं करोगे, वरना देखो पेपर में बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही बताया आपको, क्लास में लगेगा कि आपको आता है, लेकिन अभी भी गधों जैसी हरकतें करो, पेपर में क्या करोगे मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। जरा सवाल बनाओ, एक बार इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कराओ, देखो 10 आ रहा है। क्या आया, अब समझ में आया। बाकी रही बात, देखो मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूं, मैं आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे बता रखा है, बट आपको वहां पे देखो आप ज्यादा मतलब स्पीड में आ जाते हो। मैंने क्या बता रखा है, विकर्णों का जो आधा है वो भुजा के साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो भैया भुजा यहां पे आ जाएगी 13, विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यही बता रखा ना। अब ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको x मान लू इतने को, तो x की वैल्यू क्या होगी, रूट का 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग क्या होगा 169, उसमें से 36 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 169 में से 36 आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 133। ठीक, ये आ गया x का मान। अब जो दूसरा वाला विकर्ण होगा वो कितना होगा भैया 2x होगा, तो एक्चुअल में आपका आंसर है 2√133। बट इस तरह से ऑप्शन में आपको कुछ नहीं दिख रहा, अगर आप ध्यान दो तो ये 133 का 4 गुना है, तो ये 2 जो है आपका जब रूट के अंदर जाएगा तो ये यही बना देगा 532। तो हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, बट मैं आपको क्या बताता हूं भाई, आप देखो ये डिपेंड करता आप क्या कर रहे हो। आप बार बार ऐसे में गड़बड़ी करते हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाओ, कम से कम आंसर गलत नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उल्टा सीधा ट्रिपलेट बना देंगे। लोगों ने ट्रिपलेट क्या बना दिया, इसको तो देख लिया 13, इसका विकर्ण पूरा ले लिया और फिर आया 5, तो 5 बताते ना, अब 5 का डबल कर दिया है। मतलब जरूरत के हिसाब से जो जो जरूरत पड़ा आपने वो उठा लिया। अब देखो पूछ रहे हैं इसमें ट्रिपलेट क्यों नहीं लगा, अरे जब ये ट्रिपलेट बना ही नहीं रहा गधे तो ट्रिपलेट लगेगा कहां है। अब मतलब इतने मूर्ख हैं कुछ लड़के, पता नहीं मतलब। अब जैसे मतलब कल को हमने बोला 3 × 3 होता है 9, सवाल आ गया 4+4 क्या होगा। अब मैंने यहां पे बता दिया कि भाई यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं, 3 × 3 वर्ग कर सकते हो। अब वो यहां पे कह रहा सर यहां पे वर्ग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे गुणे का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अब देखो यहां पे डांटना इसलिए भी जरूरी है कि आपको पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, चीजें बताई जा रही हैं, और आपका हफ्ते मतलब मान के चलो 7 दिन बाद पेपर स्टार्ट है और अभी ये हाल है। और फिर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको नौकरी मिल जाए, फिर रोना रोओगे कि गुरुजी मतलब ऐसा है वैसा है, ये हो जाता है, नौकरी कोई और लेके भाग गया, मुझे मिला ही नहीं, मैंने दौड़ाया था उसको।
और देखो ये चीज वो लोग भी समझें इस बात को, भाई जिनको लगता है ना, आप लोगों को लगता है, मैंने क्या बताया, क्लास की असलियत कुछ और है। पता आप जैसे देखते हो होता क्या है ना, कई सारे सवाल कभी और कराएं, वो करा दिया, कुछ लोग आंसर वगैरह मैथ का रट लेते, वो सीधा पेपर में जाके फेल होना है, उनका मामला तय है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि भैया क्लास में किसी का आंसर पहले आ रहा, वो तुरंत 2 सेकंड में आंसर दे रहा, वो दुनिया भर का नियम कायदा कानून बता रहा, ये रूल वो रूल, डिविजिबिलिटी रूल, अल्लू अर्जुन मेथड, फलाना मेथड, ढिमकाना मेथड, कुछ ध्यान मत दो, अपना आंसर बताइए, सॉल्व करके बताओ, आगे आपका सही, बहुत अच्छी बात है, वरना बोर्ड पे ध्यान से समझो, ठीक है? क्योंकि असली मामला क्या है वो पेपर में ही पता चलेगा। मतलब कई लोग ऐसे भी है ना, अभी थोड़ा सा अगर घुमा दूं तो वो यही नहीं बता पाएंगे लाभ हो रहा कि हानि हो रही, ठीक है? चलिए इसका आंसर खैर बताइए। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च, और देखो उसका रीजन क्या है, इसका कारण पता क्या, जैसे उन्होंने बोला यहां पे ट्रिपलेट क्यों नहीं लगा, उसने टॉपिक सही से नहीं पढ़ा है, उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, लेकिन उसको नहीं आता है। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा बना लेगा, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो नहीं बना पाएगा। इसका आंसर बताइए। जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके, मतलब जो टोटल खर्चा हो रहा है उसमें कोई भी बदलाव ना हो, ठीक है? बताइए भाई, मूल्य 30% बढ़ गया, खर्च 12% पड़ता है, आंसर भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है? बताइए भाई, इन्होंने बोला मूल्य 30% से बढ़ गया, व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है, मतलब आप एक्सपेंडिचर पे वो खर्चा आप करो, वो खर्चा बढ़ा भी लिया है, ठीक है? उसे कितने प्रतिशत से चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके? तो भैया अगर व्यय का स्तर समान बनाए रख सकते हो तो जो ये खर्च और व्यय बात एक ही होता है, इसका डाटा गड़बड़ है, छोड़ दो आगे बढ़ो, ठीक है? आपने पता नहीं कैसे आंसर बता दिया। देखो सवाल सही बनना होगा तो यहां पे या तो ये डाटा मैं हटा दूं और या तो ये डाटा हटा दूं, फिर आपसे पूछ लो कि उसकी खपत में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है? लास्ट में ये लाइन हटानी पड़ जाएगी हमें तब, जिससे उसका व्यय, क्योंकि व्यय तो समान नहीं रहेगा ना, व्यय तो वो 12% बढ़ा ही रहा है, ठीक है? तो या तो आप ये लाइन हटा दो, ठीक है? अगर सवाल बनाना ही है तो हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी, क्योंकि उसका खर्च तो अब समान नहीं रहेगा। हाँ, कमी कितनी होगी ये आप पता जरूर कर सकते हैं, ठीक है? खर्च 12% से बढ़ाता है, यानी कि उसका खर्चा जो है वो हो गया है 112, और प्राइस बढ़ाई गई है कितने से, 30% से, यानी कि ये आपका हो जाएगा 130। तो कमी कितने की हो रही भाई, 18 की कमी हो रही है, ठीक है? किस पे हो रही है, 130 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा करा लेंगे, 0 से 0 उड़ा दो, 13 से भाग लगाओगे एक बार, बच गया यहाँ पे 50, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, और बच गया 11, तो 13 अट्ठे 104, तब आपका 13.85% लगभग में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाला आपको लाइन गायब करना पड़ेगा, क्योंकि व्यय समान रहने का मतलब क्या है, 12% से बढ़ेगा नहीं है, ठीक है? आंसर बताइए।
एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो तैराक को धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन की बात करी जा रही है। तो विपरीत दिशा में जब वो दौड़ने चलेगा तो उसकी चाल क्या होगी भाई? x माइनस वाई, ठीक है। तो 12 माइनस का 2 यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे पूछा जा रहा है समय कितना लगेगा भाई? 12 किलोमीटर दूरी है और वो 10 की चाल से चलता है। अब ये आएगा किलोमीटर, सॉरी घंटे में आएगा, तो इसको मिनट में बदलने के लिए आप 60 का गुणा कराओगे, तो 12 छंग 72 यानी कि 72 मिनट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 72 मिनट आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं। सौ और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 14 से विभाज्य है, ठीक है। 14 से डिवाइड है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा भाई? आप या तो मतलब सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला डाटा पता कर लो, ठीक है। जैसे 14 सतह होता है 98, वो तो इसके पहले, इसके बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डाटा क्या आएगा भाई? 14 इंटू 8 112 यानी कि 112 आ जाएगा। इसके बाद फिर 126। अब हमें देखो लास्ट वाला पता करना। अब कैसे पता किया जाएगा? एक तो तरीका ये है भाई, तरीका क्या है? मान लीजिए कल को कुछ भी दे दिया गया, यहां पे हो सकता है 700 800, तो आप भाग लगा लोगे। 14 से जैसे हमने डिवाइड किया गया, वन टाइम बच गया कितना? 60, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, यानी कि बच रहा है शेषफल 4, इसमें से 4 घटा दो, तो 196 जो होगा हमारा, ये 14 से डिवाइड होगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये पता कर लिया यहां पे कि 100 और 200 के बीच में 14 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब बात समझना, ये एक्चुअल में एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न भी बन गया। समांतर श्रेणी ही तो बना रहा है। देखो गैप समान है, बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो 14 से डिवाइड करेंगे वन टाइम, और 14 मतलब ये आपका 14 बार गया। 7 घटाओगे यानी कि पदों की संख्या है 7। तो अब लगा देते हैं भाई, 7/2 और गुणे में पहली और लास्ट का जोड़, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 9 1 10, ये आपका 3। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 154 हो गया। गुणा कराओगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो 1078 क्या होगा? हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? 1078 जो है वो आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और पदों की संख्या कैसे कैलकुलेट करी जाती है ये भी मैंने कई बार बता रखा है। भाग लगाओ 14 का, ये कितना आया, और इसके पहले वाला आप माइनस करते हैं या फिर इसको माइनस करके फिर एक जोड़ लेते हो, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैलकुलेट करके बताएं।
1 फैक्टोरियल प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस का 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये देखो प्लस में ही वैल्यू है, 121 फैक्टोरियल तक दिया गया है, 121 फैक्टोरियल तक दिया गया है। ये दशमलव मत समझ लेना, बोले सर यहाँ पे तो दशमलव लगवाया था आपने, ये दशमलव नहीं है, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा बताइए। अब देखो आपको दो नोट बताए जाते हैं जब आप फैक्टोरियल पढ़ रहे होते हो, ठीक है। पहला नोट आपको लिखवाया जाता है कि 4 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक की जो संख्या होगी वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला इंपॉर्टेंट नोट ये होता है कि 5 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक, n फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब यह है कि 5 फैक्टोरियल से आगे आप कितना भी आगे आप चले जाओ, इकाई अंक आपको 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से तो हम देखेंगे ही नहीं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहां तक हम देखेंगे इकाई अंक क्या आएगा। इसका मान 1, इसका मान 2, 6 और 6 चौके 24, तो इकाई का अंक आ गया यहां पे 3। तो आपका आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि इसके बाद की जो भी संख्याएं होंगी, इसके बाद की जो भी संख्याएं होंगी उनका यूनिट डिजिट 0 होगा। जैसे 13 में आप 1000 जोड़ लो या फिर 120 जोड़ दो, इकाई अंक 3 ही रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं, कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं, उन्हें लगता है कि इस तरह से पूछा गया तो आंसर 3 होगा। भाई एग्जामिनर ने कई बार ऐसी भी हरकतें करी हैं, ठीक है। हो सकता है वो यहां से स्टार्ट कर दे, भाई 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे, हो सकता है वो 3 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे सीरीज को, और हो सकता है वो 11 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे। तो इन तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, तीनों के आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, मतलब इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, वरना रट के जाओगे तो अगर पेपर थोड़ा सा मतलब ढंग का बना तो फिर बाहर का रास्ता दिखा देगा वहीं पे, ठीक है। और जिन लोगों ने इसका आंसर 0 बताया था, भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, टॉपिक पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, नोट्स बनाओ ताकि कहीं पे डाउट आए उसका रिवीजन करिए, वरना फिर क्या करोगे बताओ, खासकर लास्ट में पेपर के 1-2 दिन पहले। तो यहां पर क्या दिया गया है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेशित समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 205 रुपए है। यदि ब्याज दर वार्षिक 5% है तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको बताया गया। अच्छा देखो 2 साल का डाटा है तो आप सवाल को थोड़ा सा जल्दी भी बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी कैसे बनाएंगे इसको भी मैं बता देता हूं। आप क्या करो, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल का फ्रैक्शन वैल्यू जो 5% मतलब 1/20 हिस्सा, फिर इसका 1/, वही देखो फॉर्मूला भी है, मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 205 गुणे 400, मतलब क्या हुआ भाई, R% का ब्याज, फिर इस पे जो R% का ब्याज मिलता वही दोनों का अंतर आता है, सीआई और एसआई का। बट ये लगेगा सिर्फ 3 साल में,
सॉरी 2 साल में। 3 साल वाले में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट इस तरह से आप नहीं लगा सकते वहां पे। तो गुणा करा लीजिए, आपका 0 0, 5 चौके 20, बच गया आपके पास 2, 4 दूनी 8, मतलब 82,000 रुपए जो है हमारा वो प्रिंसिपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब एक संख्या को 7,611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है। जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे अब देखो यहां पे बोला गया इससे डिवाइड किया जाता है। पेपर में इतनी बार समझाने के बाद भी कुछ लोग इसको इससे डिवाइड मतलब कुछ इसमें और करने लग जाएंगे। भाई हमने बता रखा आपको, देखो ये सवाल बनेगा ही तब सही जब ये इससे डिवाइड होगा। आपको चुपचाप से क्या करना है, पहले जो शेषफल था और जो संख्या अभी डिवाइड कर रही है उससे भाग लगा देना है। मतलब इस पे तो ध्यान ही नहीं देना पहले कौन सा डाटा दिया गया था। तो डिवाइड करोगे भाई, एक बार जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा एक बार, और शेषफल की बात करी जाए यानी कि रिमाइंडर की बात करी जाए तो कितना आ जाएगा 32 यानी 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि बिंदु 2,5 से x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई रूट का 37 है तो k का मान क्या होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने मतलब नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल किसी भी एंगल से बना पाना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। कल भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न कराए थे जो थोड़ा सा अलग थे, सर्कल से रिलेटेड ही था, वृत्त से ही रिलेटेड था। ये भी आपका वृत्त से ही रिलेटेड सवाल है। कौन सा 0,2 वाला भाई सवाल करा रहा हूं, आप अपने नोट से रिवीजन कर लो। जो भी दिक्कत है, जिस कंसेप्ट में अब आपको दिक्कत आ रही, अब पता चले कोई बोले कि जो है क्या कहते हैं आपको ट्रेलिंग जीरोज में पूरी समस्या आ रही है, तो वो कैसे हो पाएगा है। और बाकी जिसमें डाउट है वो सवाल आप फिर से जितनी, देखो वीडियो आपके पास रहता, जितनी बार इच्छा करे उतनी बार आप देख सकते हो, ठीक है। यदि बिंदु 2,5 से x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x ये दिया गया। अब देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, इस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो और लंबाई दी गई है, आपको क्या करना है इसकी वैल्यू ही इसमें पुट करा देनी है, ठीक है। मतलब यहां पे जो आपका ये 2,5 दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा और वैल्यू आप सीधा पुट करा दोगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग प्लस का 5 का वर्ग माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का 4 गुणे 5 प्लस का के बराबर जो है ये आपका दिया गया है रूट का 37, ठीक है। तो एक सेकंड एक चीज ध्यान देना, यहां पे लगेगा रूट, इस साइड लगेगा रूट, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट कराओगे तो फिर उसके बाद बोथ साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जाएगा हट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4
और आपका 25, ये हो गया 29 माइनस का 10 प्लस का 20 प्लस का के बराबर आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 39 प्लस का के बराबर 37 और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो कल को आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे पता करते हैं, रूट के अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करा, ये बराबर दिया गया था, बोथ साइड आपने स्क्वायर किया फिर सॉल्व कर लिया। मैं क्या कह रहा हूं, कल को आपको सर्कल का इक्वेशन देकर और कोई एक कोऑर्डिनेट देकर, जैसे मतलब वृत्त का समीकरण बता दिया गया, इसके बाहर कोई बिंदु दिया गया और पूछ लेगा कि यहां से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। सेम प्रोसेस आप करोगे, रूट के अंदर आप यहां पे ये कोऑर्डिनेट पुट कराएंगे यहां से ले जाके। अब देखो जो लोग पता सिर्फ सवाल करने के बाद फिर ध्यान नहीं देते क्या बातें मैं बता रहा हूं, वो लोग जाके पेपर में मार खा जाते हैं। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अलग आया, आप चीजों को समझ रखे हो, पेपर थोड़ा सा डिफरेंट भी आएगा, आप बना ले जाओगे। बट जो लोग जैसा सवाल कराया गया ऐसा ही प्रश्न बना पाते हैं, तो पेपर तो आपसे निकलने से रहा। ठीक है, क्योंकि हूबहू आ भी सकता है और देखो एकदम सेम टू सेम आएगा तो जाहिर सी बात है फिर पेपर आसान माना जाता है और कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। थोड़ा सा अगर 2-4 प्रश्नों में बदलाव किया जाता है तो पेपर अच्छा हो जाता है, कट ऑफ कम आती है, आप वहां पे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आंसर बताइए क्या होगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, कौन सी संख्या है जिसका योगफल जो है 12 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखो 7 तो जोड़ोगे ये इवन बनाएगा है नहीं, ये इवन बनाएगा बनाएगा बनाएगा, बाकी डिवाइड करके देख लेते। 5 था 3 2 1, संख्या हमारी देखो 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, जोड़ने पे ये 4 से भी डिवाइड हो। देखो अब मैं जब 3 जोड़ूंगा ये 24 बनाएगा, अभी तक तो ये ओके है। 5 जोड़ूंगा 26 बनाएगा, ओके नहीं है। लिख देता हूं संख्या 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। एक जोड़ूंगा तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास। अच्छा ये भी तो भैया 7 जोड़ेंगे सम संख्या बनाएगा, तो अभी तो ये भी बच रहा है, 28 भी 4 से डिवाइड है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, 5 4 9, 3 से गया 3 से गया 3 से गया। ठीक है, और ये 3 से डिवाइड नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल कुछ लोगों के ऊपर से जा सकता है अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रखा है। भाई 9 घंटे की वीडियो नंबर सिस्टम पूरा मैराथन क्लास में समाप्त कराया है, तो आप सर्च करोगे नंबर सिस्टम बाई अमित सर, आपके सामने मैराथन क्लास आ जाएगी। लगभग 50,000 उस पर व्यूज हैं, तो आप उसको देखेंगे। अगर आपको कुछ छोटे मोटे डाउट है वो आपके दूर हो जाएंगे। आंसर बताइए। ये देखो बता रहे हैं छोटा बोला है, छोटा और बड़ा से वहां पे मतलब ही नहीं है, 7 तो गलत जवाब है। कहने का मतलब है बड़ा बोला होता तो 7 बता देते।
ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया, ठीक है। सी अकेले से इस काम को 9 दिन में पूरा करता है। इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? बताओ भाई, सी को कितने दिन लगेंगे? हैं? तो ए क्या करता है 7 दिन में और बी हमारा जो है काम को 12 दिन में, ठीक है। ए और बी ने साथ मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया और उसके बाद सी अकेला काम। तो पहले हम लोग इन दोनों पे कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। 84 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे, जे 12 यूनिट, जे 7 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, तो 12 प्लस का 7 यानी कि आपका ये हो गया 19 गुणे 3 यानी कि 57 हो गया। रिमेनिंग वर्क की बात करी जाए तो शेष काम यहां पे कितना हो जाएगा? 84 माइनस का 57 यानी कि ये आपका आ गया 27। अब सवाल में क्या कह रहा है कि सी अकेला शेष काम को 9 दिन में पूरा कर दिया। तो भैया सी ने अगर इस काम को 9 दिन में समाप्त किया है, इसका मतलब ये 3 यूनिट काम करता है। कौन? सी। तो सी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सी हमारा जो है 84 यूनिट काम है, पर डे 3 यूनिट काम करता है, तो 28 दिन में क्या करेगा? काम को निपटा देगा। ठीक है, क्या होगा? 28 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आंसर बताइए। 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर दोनों चल रही हैं तो हमें यह देखना भैया डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है या फिर समान। विपरीत दिया गया है तो एक की चाल अगर 90 है तो दूसरे की चाल हमने x मान ली। ये क्या हो गया? सापेक्ष गति आ गई। सापेक्ष गति क्या होगी? दूरी बटा समय। और प्रत्येक की चाल 200 मीटर बताई गई है, तो 200 गुणे 2 और बटे में यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का आप गुणा करा लोगे, 50 से डिवाइड करोगे, ये चला गया आपका 4 बार। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 गुणे 8 यानी कि 144 माइनस का 90। तो दूसरे की चाल आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सिंपल का मतलब ये नहीं कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, आते हैं। इस साल भी आए थे 2024, मतलब पिछले साल भी। 25 में अगर कोई पेपर हुआ होगा वहां भी आया होगा, 26 में भी आएगा। अभी CBT 1 एंड CBT 2 में भी ट्रेन के सवाल आएंगे। आंसर बताइए। ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिन में। अब देखो यहां पे मैंने शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे फ्रैक्शन दिया गया था, आपसे बोला था कि जो है वहां पे परसेंटेज भी दिया जा सकता है, इसमें प्रतिशत दिया गया है। तो ये ए आपका, ये बी है। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। अकेले सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताएं। अब देखो ये डाटा आसान है। 60% की वैल्यू 6 है, तो 100% क्या होगा? 10 होगा, यानी कि ए पूरा काम करता है 10 दिन में, ठीक। और बी जो है उसी काम को करता है 15 दिन में। इनका एलसीएम 30 हो गया। अगर यहां पे एलसीएम मैं गलत ले लूंगा, क्या मैं मेरा आंसर गलत हो जाएगा? नहीं,
एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में ही वो दोनों सही होने चाहिए, बाकी कहीं भी यूज होता है तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों जब 3 दिन तक काम करेंगे तो ये कितने यूनिट काम कर देंगे भैया, 5 × 3 15 यूनिट काम कर देंगे। शेष काम जो बच गया वो सी क्या करता है, 12 दिन में समाप्त करता है, यानी कि सी हमारा जो है वो 5/4 यूनिट काम कर रहा है। अब कह रहे हैं कि सी जो है वो अकेले काम के 1/8 को, मतलब 30/8, 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये 5/4 काम भी करता है। कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 6, 4 से डिवाइड करोगे ये, तो ये आपका 6/2 3 आएगा। कुछ लोग गलत कैलकुलेशन में 12 भी बता सकते हो, 6 × 2 कर देंगे, जिनको भिन्न का भाग वगैरह नहीं आता है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 की कमी करी जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप बात को समझना भाई। पहले 20% का प्रॉफिट था, बाद में ये हो गया 25% का। बात समझ में आती है? तो पहले अनुपात 4:5 है और बाद में पहले अनुपात 5:6 है और बाद में अनुपात 4:5 हो गया। इनके बीच का गैप बाय डिफॉल्ट समान है, ठीक है। और देखो दोनों में 1 की यहां पे कमी है, तो इस 1 की वैल्यू आपके प्रश्न में 150 बताई गई है। पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य कितना रहा होगा भैया, 5 रहा होगा। ये नॉर्मल हो गया, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी सवाल बनता है, क्रय मूल्य बढ़ाया जाएगा, विक्रय मूल्य घटाया जाएगा, या फिर क्रय मूल्य घटाया जाएगा, विक्रय मूल्य बढ़ाया जाएगा। तरीका यही रहेगा, ठीक है, तरीका यही रहेगा। अब देखो जिसको ये मेथड नहीं पता, आप एक्स वगैरह मान के सॉल्व करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपका लेंदी जाएगा। अब रही बात सॉल्व करने की, तो यहीं से दिख गया था, बस इतना ही लिखते के साथ आपका आंसर दिखा है। ऐसे बनेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए भैया। और ये लिखना भी क्या है, इसको थोड़े ना लिखोगे, 1 की वैल्यू 150, 5 की वैल्यू 750। तो समझ में आया जल्दी आंसर कैसे आया है लोगों का। बाकी जे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मतलब पीडीएफ है अभी तुरंत टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ पिछले 2 क्लास का और आज वाली क्लास का आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, जिसको भैया टॉपिक पढ़ना है, देखो टॉपिक जब तक नहीं पढ़ोगे फिर यही हरकतें क्लास में रहेंगी। पेपर के समय आपको डर लगेगा, प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लोगे कोई फायदा नहीं लगेगा। जैसे होता क्या, कई लोग मतलब 6-6 महीने प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में आते हैं, बट कहां से आएगा, आपका जो फाउंडेशन है वही गड़बड़ है। फिर आप पूछोगे ये कैसे हो गया, वहां पे ये क्यों नहीं आया, ये तो वो सब चीजें क्लियर होती है जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो अगर आप सच में ये जो मैथ की समस्या है, एग्जाम में कोई भी पेपर आप देने जाते हैं, मैथ से आपको डर लगता है, प्रॉब्लम होती है, एक बार ढंग से पढ़ लो, समस्या दूर हो जाएगी। लाइव बैच है, लाइव क्लास चल रहा है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। कहां पे बैच चल रहा है, अमित सर मैथ्स सर्च कर लीजिएगा ऐप या फिर अपने प्ले स्टोर पर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।